Today we learn about the Veer Shaiva tradition in Karnataka. Yesterday we learned about what we learned yesterday about the Alvars and the Nayanars of Tamil Nadu. Basically in South India, we are talking about the South India. Alvar and Nayanar religion followed in the South India, and this Veer Shaiva tradition is also from the South India and it is followed in Karnataka. Please open page number 147. Veer Shaiva tradition in Karnataka. The 12th century witnessed the emergence of new movement. ये जो 12th century था, 12th century इसमें न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ. व्हाट आर दैट न्यू मूवमेंट्स? बेसिकली ये न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ कहाँ पर है? कर्नाटक में. कर्नाटका में न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ और किसने इसको लीड किया? लीड बाय ब्राह्मण्स. रिलीजन था उसको किसने लीड किया? कर्नाटक में ब्राह्मण्स ने लीड किया था. हम ब्राह्मण्स का नेम क्या था? बसवना. नेम क्या था इसका? बसवना नेम था. एंड 1106 to 68 का इनका टेन्योर था. ठीक है. और इज द मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के मिनिस्टर थे ये? कोड ऑफ द कालाचुरी रूलर. कालाचुरी रूलर के ये मिनिस्टर थे. मिनिस्टर ऑफ कालाचुरी. Kalachuri rulers. All these are very important points. Maybe this is come in front of you in the form of MCQ. MCQ के फॉर्म में आ सकता है आपका. 12th सेंचुरी में कर्नाटक में पहले ये वीर शैवा ट्रेडिशन बिलोंग विच रीजन? कर्नाटक से है. और भी लिख देगा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, कुछ भी आपके उसमें टेस्ट में डाल देगा. तो आपको वीर शिवा के बारे में ही पहले तो पता करना है. अलवर और नयनार ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द साउथ इंडिया. ठीक है. एंड वीर शिवा इज ऑल्सो फ्रॉम द साउथ इंडिया बट पर्टिकुलरली इन कर्नाटका. अभी अगर एमसीक्यू में दे दिया वीर शिवा विच रीजन, एक दे दिया आपका केरला, आंध्र प्रदेश, बी दे दिया आपको कर्नाटका दे दिया. 4 आपको महाराष्ट्र दे दिया. तो एक एमसीक्यू बन गया ना आपको वीर शैवा ट्रेडिशन कहाँ फॉलो करता है. तो बेसिकली आप कर्नाटक का अगर आपको पता है. ठीक है. तो बहुत सारे एमसीक्यूज को हुआ द लीडर ऑफ वीर शैवा वासवाना द लीडर. अब ये किसका मिनिस्टर था? कालाचुरी रूलर का मिनिस्टर था. और ये कौन सा रिलीजन से बिलोंग करता था? ये ब्राह्मणी रिलीजन से बिलोंग करता था. These all points are very important, for that's why I am explaining you second time. Lingayat continue to be an important community in the region today. लिंगायत जो था एक उस समय उस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी था. एंड द वर्शिप शिवा. ये जो लिंगायत मीन्स क्या होता है? जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग, शिव भगवान का जो हम पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं लिंगायत.
मैनिफेस्टेशन एज द लिंक, एज अ मैन यूजुअली वेयर अ स्मॉल लिंक ऑन द सिल्वर केस ऑन अ लूप ट्रंक ओवर द लेफ्ट शोल्डर। मैन जो थे वो लोग क्या करते थे, एक सिल्वर केस में वो शिवलिंग को डालकर अपने लेफ्ट शोल्डर में, अभी ये भी क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज क्या है, कौन से शोल्डर में वो बांधते थे, कौन से शोल्डर में उस लूप स्ट्रिंग को बांधते थे, तो लेफ्ट शोल्डर में बांधते थे, लेफ्ट शोल्डर में बांधते थे, लेफ्ट शोल्डर में उस शिवलिंग को एक सिल्वर केस में डाल करके वो बांधते थे। दोज हु आर रिवरेड इंक्लूड दी जनगामा और वॉन्डरिंग मॉन्क। ये कौन करता था, रिवरेड जो श्रद्धा रखते थे और इधर उधर मॉन्क जो घूमते थे पूजा करते थे शिव की, ये लोग वो करते थे। लिंगायत बिलीव द डेथ ऑन द डिवोटीज विल बी यूनाइटेड विद दिस शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दी वर्ल्ड। लिंगायत ये मानते थे कि जिसकी मृत्यु हो जाती है वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आता है और शिव के अंदर समा जाता है, शिव के साथ समा जाता है, ठीक है, और वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आता है। और इन लोगों ने जो फ्यूनरल, जो जलाने वाला, जो फ्यूनरल बोलते हैं ना, अंतिम संस्कार करना, इसको भी इन लोगों ने डिनाई किया, जो वेद में माना जाता था या धर्मशास्त्र में माना जाता था। धर्मशास्त्र में फ्यूनरल सिस्टम माना जाता था, फ्यूनरल अंतिम संस्कार इसको हम कहते हैं फ्यूनरल सिस्टम माना जाता था। तो इन लोगों ने उसको भी इनकार कर दिया। ये जो रीजन की बात करते हैं, वीर शैवा ने इसको इनकार कर दिया धर्मशास्त्र के इस फ्यूनरल सिस्टम को। और ये लोग क्या करते थे, क्रिमेशन करते थे, क्रिमेशन करते थे, दफना देते थे। तो इन लोगों ने भी अपने ट्रेडिशन में थोड़ा बहुत चेंज लेकर के आ गए हैं। द लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पोल्यूशन एट्रीब्यूट टू सर्टेन ग्रुप बाई द ब्राह्मण्स। हम लिंगायत ने चैलेंज किया, किसको चैलेंज किया था, जो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, जो कास्ट सिस्टम था उसको चैलेंज किया लिंगायत ने। और पोल्यूशन मीन जो समाज में बहुत सारा, यहाँ पोल्यूशन का मीन्स क्या है, सोसाइटियल जो पोल्यूशन हो रखा था। पहले कास्ट सिस्टम, कास्ट का ही प्रॉब्लम था, ठीक है। अगर हम सोसाइटी को देखें तो कास्ट सिस्टम और पोल्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है। आपको पता ही कास्ट सिस्टम 4 भागों में डिवाइड किया वर्ण सिस्टम में, 1, 2, 3 एंड 4। पोल्यूशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे पोल्यूशन थे समाज में। कोई शूद्र है, कोई चंडाल है, कोई काम में डिवाइड कर रखा है। तो वो लोग जैसे वेद में वो लोग जैसे वुमन है और शूद्र हैं, वो लोग रीति रिवाज या फिर उसमें वेद हाइमन्स को नहीं सुनेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोसाइटी में बहुत सारे पोल्यूशन फैला रखा था, ब्राह्मणों ने या सोसाइटी में फैल रखा था। और कास्ट के नाम पर भी ये 4 प्रकार से डिवाइड किए। तो लिंगायत ने क्या किया, इसके को चैलेंज किया और उसको मानने से इनकार किया। दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। लिंगायत ने जो रीबर्थ वाली थ्योरी चल रही थी एज पर धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, उसको भी उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, कोई बर्थ नहीं होता है, रीबर्थ नहीं होता है, ठीक है। These won the followers among those whose social order. Theories of rebirth, they won the followers among those who were marginalized within the social orders. अब ब्राह्मण के समय में उन लोगों ने बहुत सारे पॉल्यूशन कर रखा था। तो जो पीपल थे मार्जिनलाइज हो गए थे, मतलब लोअर टाइप आ गए थे, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। जैसे शूद्र थे, बहुत सारे वमन थे, चंडाल थे, और इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी कम्युनिटी थी जिनका मतलब कोई उनको देखता ही नहीं था, क्योंकि वर्ण सिस्टम में वो भी पीपल के साथ विलेज में जाकर रह नहीं सकते थे। तो वो लोग जो थे समाज से
तिरस्कृत किए हुए लोग थे वो जा करके इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, तो इनका जो तादाद था वो बढ़ता ही जा रहा था। The Lingayat also encouraged a certain practice disapproved in the Dharma Shastra, such as the post-poverty marriage and the remarriage of the widow. धर्म शास्त्र ने कुछ चीजों को डिसअप्रूव किया था, डिसअप्रूव किया था, इसको किसको किया था, डिसअप्रूव किया था। डिसअप्रूव किया था किसको, एक तो रीमैरिज को, विडो मैरिज, और रीमैरिज क्या बोलते हैं, विडो मैरिज करते हैं, विडो मैरिज ये धर्मशास्त्र ने इसको अवॉइड किया था, ठीक है। और वैश्विक मैरिज मतलब थोड़ा बड़े हो जाने पर जो हम मैरिज करते हैं उसको भी धर्मशास्त्र ने मना किया था। बट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी वीर शैव ट्रेडिशन इज डिराइव्ड, बट इन लोगों ने जो था ये इसको भी चैलेंज किया कि भैया नहीं, हम इसको भी नहीं मानते हैं, रीमैरिज भी होगा और ये भी होगा। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी वीर शैव ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम दी वचना, लिटरली सेइंग, वचन मतलब जो हम वचन बोलते हैं, जो बात कर रहे हैं वचन, लिटरली सेइंग जो बात कर रहे हैं उसी के बारे में वो इसको वचन बोलते हैं। एंड कंपोज इन कनाडा, ये जो वीर शैव था ट्रेडिशन किस भाषा में कंपोज किया गया था, कनाडा भाषा में, कनाडा में किया गया था। लैंग्वेज क्या है इसका, लैंग्वेज है कनाडा, कनाडा लैंग्वेज में इसको कंपोज किया गया था। बाय होम, by women and men who joined this movement. By whom? By women and men. Women और men थे, men and women थे, men and women ने कनाडा लैंग्वेज में इसको कंपोज किया था, जो इस मूवमेंट में, वीर शैव मूवमेंट में जिन्होंने ज्वाइन किया था उन लोगों ने इसको कंपोज किया, ठीक है। Now come on rituals and the real world. Rituals और real world की एक छोटी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। There is the वचन composed by the वाश्वना, वाश्वना ने कुछ वचन कंपोज बताया है, कंपोज किया है, क्या है, When they see a serpent carved in stone, they poured milk on it. जब जैसे सांप का अगर मूर्ति या इमेज देखते हैं तो उस पर जाकर के दूध डालते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रियल सर्पेंट आ जाता है तो क्या बोलते हैं, किल किल, मारो 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 उसको, ये उसको कोई दूध नहीं देगा जब अगर सच में सांप आ जाता है तब। अभी टू दी सर्वेंट ऑफ द गॉड हु कुड ईट इफ सर्व दे से गो अवे गो अवे। अगर कोई सर्वेंट आ जाता है जो कि भगवान का भक्त है तो कुछ मांगने के लिए आ जाता है, भैया खाना चाहिए उसको, तो लोग क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं, भागते 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 कुछ नहीं देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, अगर कोई गॉड का इमेज है उसको ले जाकर के बहुत अच्छा अच्छा खाना वाना पका करके उसको खिला देंगे, उसको बोलेंगे और खाओ, किंतु वो खाएगा ही नहीं। तो इस तरीके का एक रिचुअल एंड रियल वर्ल्ड की ये जो घटना है बसवाना ने कहा है, द न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट। एक सेकंड पॉइंट क्या है, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट कैसे हुआ, द पीरियड ऑल्सो विटनेस द टू मेजर डेवलपमेंट। अब वो टू मेजर डेवलपमेंट क्या था अभी देखते हैं।
एक टू मेजर डेवलपमेंट क्या था, अभी हम देखते हैं एक मेजर डेवलपमेंट क्या, फर्स्ट क्या था, ऑन दी वन हैंड मेनी आइडियाज ऑफ दी तमिल भक्त स्पेशली दी वैष्णव were incorporated within Sanskrit tradition and culmination in the composition of one of the best known Puran. ये जो तमिल भक्ति थी, जो वैष्णव की पूजा करते थे, बेसिकली वर्शिप वैष्णव, वर्शिप ऑफ वैष्णव, एंड इसमें कंपोज किया था संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में इसको कंपोज किया गया था। और बेस्ट नोन पुराण और भगवत पुराण, पुराण कहते हैं पुराण, और किस कौन से पुराण में है, भगवत पुराण में, पुराण में तो है ही, कौन से पुराण में है, भगवत पुराण में, ये था फर्स्ट, ठीक है। टू मेजर डेवलपमेंट क्या हुआ था, वैष्णव की पूजा कर रहे थे, संस्कृत लैंग्वेज में इसको कंपोज किया गया पुराण में, पुराण में किसमें कंपोज किया गया, भगवत पुराण। सेकंड क्या था, महाराष्ट्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, भक्ति डेवलपमेंट हुआ 13th सेंचुरी में। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या डेवलप हुआ 13th सेंचुरी में, भक्ति मूवमेंट यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ महाराष्ट्र में। सेकेंड पॉइंट, तो दो मेजर डेवलपमेंट जो हुए थे आपके, ये है एक वर्शिप ऑफ वैष्णव संस्कृत, जिसको पुराण में लिखा गया, भगवत पुराण में, दूसरा 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट डेवलप हुआ। समझ में आया? Let me come from point 4, religious ferment in North India. Religious ferment in नॉर्थ इंडिया। अभी तक हमने अलवर, नैनार और ये वीर शैवा के बारे में जो पढ़ा था, ये कहाँ के थे, ये साउथ इंडिया के। अभी हम नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ना है। ये आपका ये समझ लो, ये है नॉर्थ इंडिया, ये है साउथ इंडिया। अभी अलवर, नैनार और ये वीर शैवा के बारे में जो हमने पढ़ा है, वो कहाँ के, साउथ इंडिया के। अब हम नॉर्थ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में क्या चीज था। फर्मेंट मतलब होता है एक्साइटमेंट, होता है एक्साइटमेंट, ठीक है। अभी कितनी उत्तेजना थी नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस को लेकर के, उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। उसी पीरियड की बात है, सेम पीरियड इन नॉर्थ इंडिया, डाइटीज सच एज शिवा एंड विष्णु वेर वर्शिप। यहां पर किसकी पूजा की जाती थी, शिवा और विष्णु की, शिवा एंड विष्णु, शिवा और विष्णु की नॉर्थ में पूजा की जाती है। वर्शिप एंड टेम्पल ऑफन बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ रूलर। अब ये शिव और जो वैष्णो की पूजा की जाती थी, कहाँ की जाती थी, टेम्पल में की जाती थी, टेम्पल में। लेकिन अभी टेम्पल को बिल्ड कौन करता था, रूलर्स, वहां के रूलर्स खुद ही बिल्ड करते थे। रूलर्स ने बना दिया है शिव टेम्पल और विष्णु टेम्पल, इसकी
आप पूजा कर सकते हैं। However, historians have not found evidence of any resembling the composition of Alvara and Nayanars till the 14th century. How do you account of this difference? जो हिस्टोरियन थे, बेसिकली जो हिस्टोरियंस थे, उनको कोई एविडेंस नहीं मिला। नॉर्थ में हिस्टोरियंस को कोई एविडेंस नहीं मिला 14th सेंचुरी तक। अलवर और अलवर एंड नैनार रिलीजन की कोई भी किताबें उस समय नहीं मिली। ऐसा क्यों हो गया? ऐसे डिफरेंस का क्या कारण था? जो साउथ में तो था लेकिन नॉर्थ में ये नहीं था। अभी नॉर्थ में और साउथ में क्यों डिफरेंस ऐसा हुआ, जिसके बारे में हम देखते हैं। सम हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट इन द नॉर्थ इंडिया दैट वाज द पीरियड व्हेन सेवरल राजपूत स्टेट इमर्ज। अभी नॉर्थ इंडिया में उस समय क्या था? कौन इमर्ज हो रहा था? राजपूत रूलर्स। राजपूत रूलर्स वहां पर इमर्ज हो रहे थे, बढ़ रहे थे यहां पे। मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स ब्राह्मण ऑक्यूपाइड पोजीशन। अभी जहां पर राजपूत रूलर बढ़ रहे थे वहां पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था? ब्राह्मण्स का ही इन्फ्लुएंस था वहां पे। परफॉर्मिंग अ रेंज ऑफ secular and ritual functions, there seems to have been little or attempt to change their position directly. जहां पर राजपूत रूलर्स बढ़ रहे थे वहां पर उनके यहाँ पर जो पावर पोजीशन था वो ब्राह्मण्स का ही था, और वही लोग सब कुछ करते थे इसके अंदर। किसी का पोजीशन चेंज करना है या जो भी करना है, रीति रिवाज करना है या कोई पूजा पाठ करना है, वो सब लोग कौन करता था? वो ब्राह्मण ही करते थे। एट द सेम टाइम अदर रिलीजियस लीडर हु डिड नॉट फंक्शनिंग विद द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। अब उसी टाइम में कुछ अदर रिलीजन भी आए, कुछ न्यू रिलीजन भी आए। वो लोग जो थे कि जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स वाले थे, कट्टरपंथी थे, ऑर्थोडॉक्स थे, इन लोगों के साथ काम नहीं करते थे। इन लोगों के साथ काम नहीं करते थे, ऑर्थोडॉक्स के साथ काम नहीं करते। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल के साथ काम नहीं करते थे लोग, ठीक है। तो वो लोग कौन थे? दे इंक्लूड ऑफ नाथ, जोगीज एंड सिद्धार्थ। वो लोग कौन थे जो ऑर्थोडॉक्स के साथ काम नहीं करते? पहले तो नाथ, जोगीज एंड सिद्धार्थ, ठीक है। ये लोग जोगी टाइप के, साधु टाइप के लोग हैं जो लोग इन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणों का साथ छोड़ दिया। अभी इन लोगों ने भी हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, हम अलग काम करेंगे। Many of them came from the artisanal group, including weavers, who were becoming increasingly important with the development of organizing craft production. दूसरा कौन सा वर्ग था? आर्टिशन ग्रुप था। जो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन। इन लोगों ने भी कह दिया कि हम भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण के साथ काम नहीं करेंगे। ये लोग अलग हो गए, आर्टिशन अलग हो गए। अभी और कौन अलग हो रहा है इनसे? डिमांड फॉर सच प्रोडक्शन ग्रू विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू अर्बन सिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। अभी कुछ ट्रेडर्स भी थे। ट्रेडर्स
ट्रेडर्स जो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में ट्रेड करते थे। वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। ट्रेड की वजह से क्या हो रहा था, वहां अर्बनाइजेशन भी डेवलप हो रहा है। ड्यू टू द ट्रेड अर्बनाइजेशन डेवलप। ठीक है, ये लोग जो थे ट्रेडर्स थे, आर्टिशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, नाज जो भी साइड था, जो ऑर्थोडॉक्स से अलग थे। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एमसीक्यूज का। ये वाला पार्ट में पूछ लेगा कि नाज, जोगी और सिद्धार्थ क्या इनके साथ काम करते थे ऑर्थोडॉक्स के साथ या नहीं करते थे। दिस इज ऑल्सो कम इन योर एमसीक्यूज क्वेश्चन, सो बेटर यू कैन रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Many of these new religious leaders questioned the authority of Veda. अभी बहुत सारे न्यू रिलीजियस लीडर भी आए और उन्होंने वेद की अथॉरिटी से क्वेश्चन किया, क्योंकि वेद तो पहले ये कहता था कि ये जो भी चीजें लिखी हुई हैं भगवान की चीजें लिखी हुई हैं और सभी इसको फॉलो करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा सोसाइटी में चेंज आ रहा है, उनकी लिखी हुई चीजों को जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण माना करते थे उन पर भी कोई क्वेश्चन करने वाला हो गया है। And express themselves in language spoken by ordinary people which developed over the century into the one used today. अभी ये लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये लोग एक्सप्रेस themselves in language spoken by ordinary people. ये लोग अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ऑर्डिनरी पीपल की तरह अपने आप को लोगों के बीच में एक्सप्रेस कर रहे थे। अगर ऑर्डिनरी पीपल क्या था, उस समय जो ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल बहुत ज्यादा होते थे, अगर कोई उनकी लैंग्वेज में ही बात करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसके फॉलोअर हो जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे आप प्राइमरी में जाओ, अगर बच्चे जैसे हैं तो अगर आप बच्चों के साथ बच्चे बन करके उनको पढ़ाओगे तो वो इजीली पढ़ेंगे, लेकिन उनको डांट के पढ़ाओगे तो वो डरेंगे और नहीं पढ़ेंगे और वो आपके साथ नहीं रहेंगे। बट सेम चीज यहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है कि अगर जो ऑर्डिनरी पीपल थे, अगर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कोई जा करके उनको कुछ बताता है तो वो ये समझेंगे कि नहीं ये हमारा अपना है। अभी ऑर्डिनरी पीपल के पास जा करके अगर हम अलग बात करेंगे या दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो कहेंगे तो ये तो बाहर वाला ही है। और उसका आज भी उसका इस्तेमाल होता है। However, in spite of their popularity, this religious leader were not in the position to win the support of the ruling elites. ऑर्डिनरी लैंग्वेज बोलने की वजह से ऑर्डिनरी पीपल तो इनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो उस समय इलाइट ग्रुप था, जो रूलर्स थे, वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। न्यू एलिमेंट इन दिस सिचुएशन was the coming of the Turkish, which culminated in the establishment of Delhi Sultanate 13th century. अभी एक नया एलिमेंट भी इंडिया में आ गया। वो नया एलिमेंट क्या आ गया 13th सेंचुरी में? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कौन आएगा दिल्ली सल्तनत में? याद है बेटा कुछ? 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत में कौन आएगा? अभी यहाँ हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद गोरी आया था, ठीक है, फिर उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया सेकंड बैटल ऑफ कराइन में। सेकंड बैटल ऑफ कराइन में कौन हुआ था? 1192 और 1191 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ कराइन फाउट हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी डिफीट हो गया था पृथ्वीराज चौहान से। सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गया मोहम्मद गोरी से, ठीक है। फिर 1194 में 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, जो जयचांद हुआ करते थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। 1194 में जयचांद को भी मोहम्मद गोरी ने डिफीट कर दिया और उसके बाद ही
डिफीट करने के बाद वो वापस गए और अपने स्लेव, कौन था उसमें उनका स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का रूलर बना दिया। और 1206 में 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसको कहा गया स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, इन नामों से इनको जाने लगा। तो 1206 की अगर हम बात करते हैं, मीन्स 13th सेंचुरी बुक में लिखा हुआ है, तो अगर 1206 से लेकर के 1299 तक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13th सेंचुरी। ठीक है, तो ये 13th सेंचुरी की बात यहां पर चल रही है। They undermined the power of many of the Rajput state and the Brahman who associated with this kingdom. अभी जो कमजोर राजा थे या कमजोर लोग थे, वो लोग क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के साथ आ गए। भाई कुछ को डर के मिल गए, कुछ को इन्होंने जीत लिया, तो ऑटोमेटिकली दिल्ली सल्तनत से के साथ एसोसिएट हो गए। With this accompanied by marked change in the realm. अब इस एरिया में, इस क्षेत्र में ये जो दिल्ली सल्तनत आने के बाद इनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए कल्चर में, रिलीजन में। द कमिंग ऑफ द सूफी सेक्शन वॉज एन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। अभी इसके बाद जो सूफी सेक्शन आएगा ना, और ज्यादा इंपॉर्टेंस डेवलपमेंट क्या क्या हुआ था हम उसमें पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।